ये ही अध्ययन का महिमा है, ज्ञान संपन्न होना। अब रह गया वस्तु। दूसरा भाग होता है अध्ययन का, वस्तु क्या है पूछा। वस्तु अभी आपको एक सूत्र रूप में बताया, अस्तित्व को समग्र अस्तित्व को पहचानना है, मनुष्य को अध्ययन करना है। समग्र अस्तित्व कैसा है इसका अध्ययन पूरा होना, मानव का अध्ययन पूरा होना। मानव का अध्ययन करने पर शरीर और जीवन को हम समझा। शरीर जो है ना ये पंचभौतिक है माना जा सकता है, भैया दूसरे विधि से कहा जा सकता है रासायनिक द्रव्यों से बनी हुई शरीर रचना है। रासायनिक द्रव्यों से कैसा बनता है पूछे, इसका इतिहास ऐसा बना हुआ है। अस्तित्व में सर्वप्रथम पानी एक यौगिक वस्तु है, रासायनिक वस्तु है। पानी में जो मूल वस्तु है वो एक जलने वाला, एक जलाने वाला, ये दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाले हो गए। जो कि दोनों वस्तु में एक गुण नहीं था, ये तीसरे गुण आ गए। इससे क्या होता है, यौगिक विधि से तीसरे गुण पैदा हो सकता है, एक अपने को बोध होता है। इस बोध होने पर अपन भी उस प्रकार से सोच सकते हैं उसका योग से क्या नया आचरण आए, इससे क्या गुण पैदा हुआ, उससे क्या गुण पैदा हुआ। हर योग संयोग में हम जांचने की एक रास्ता बन गए। इस बनते बनते हम समझदारी का योग में आना है, ये इसमें आ जाते हैं। आ जाने पर पहला समझदारी क्या है, सह अस्तित्व को समझना। सह अस्तित्व क्या है, सत्ता में संपर्क प्रकृति। प्रकृति दो भाग में, जड़ चैतन्य। जड़ प्रकृति को अपन माने हैं अभी तक, वो मान्यता में कोई खास तकलीफ नहीं है। पदार्थावस्था प्राणावस्था, पदार्थावस्था में खनिज होते हैं, प्राणावस्था में वनस्पति संसार होता है। ये दोनों मिलकर के हम जड़ संसार कह रहे हैं। दूसरा चैतन्य संसार को जीव संसार और मानव संसार को सम्मिलित रूप में हम चैतन्य संसार कह रहे हैं। ये परंपरा का देन है, परंपरा में स्वीकृत है, परंपरा से ये बोध हो चुकी है, ये अपने को पता है। ऐसे जो जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपर्क है, नाम दिया हम सत्ता, हम देख सकते हैं सत्य नाम दे सकते थे कुछ भी, किंतु सत्ता नाम दिया क्योंकि वादग्रस्त होना हम नहीं चाहा, वादा विवाद में फंसना हम नहीं चाहते। यथार्थ बोध होना, यथार्थ को बोध कराने की पक्ष में मैं हूँ। वादा विवाद से कुछ होता नहीं, वने विवाद से क्या होता है, हमारा पैरेलल कोई चीज, हमारा समानांतर कोई चीज कल्पना में हम प्रस्तुत करना, इसका कोई अंत होते ही नहीं। तो इस हम क्या किया, सत्ता नाम दिया किसको, व्यापक वस्तु को। सत्ता में संपृक्त वस्तु को, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है, सदा सदा के लिए वर्तमान है, सदा सदा के लिए कार्यशील है, स्थितिशील है, वर्तमान है। स्थितिशील भी हो गतिशील भी हो, इसका नाम है वर्तमान। क्या बात हुई, ये एक बहुत प्रमुख बात है। ये स्थितिशील भी हो गतिशील भी हो, स्थिति में भी हो गति में भी हो, जिसकी निरंतरता हो, इसका नाम है सहअस्तित्व। ये इसी प्रकार से पूरा सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। भले इस धरती पर हम मान लें मनुष्य जो है ना अभी जैसा कुछ काम किया, काम करके धरती बीमार हो गया, तो अभी हम पहचान रहे हैं अच्छे लोग कहलाने वाले कि धरती में बुखार चढ़ गई, अब धरती का ताप बढ़ गई। ये सब तो हम हर दिन पेपरों में वगैरह में सुनते ही हैं। इन सब सुनते सुनते यदि धरती में बुखार बढ़ गई तो क्या होगा, मनुष्य पहले इस धरती से विदा होगा, उसके बाद जीव संसार विदा होगा, उसके बाद वनस्पति संसार विदा होगा। किंतु इसमें मनुष्य में शरीर भाग में जो कुछ भी खनिज पदार्थ है, द्रव्य है, वह धरती में ही रहेगा, ये कहीं भागेगा नहीं। ठीक है ना। जीवन जो है ना सदा सदा के लिए धरती से अलग ही रहता है, ये जड़ पदार्थ से अलग ही रहता है। अभी भी शरीर को चलाता है कि शरीर से अलग ही रहता है जीवन। जैसा यह गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर गाड़ी से अलग ही रहता है। ये बात समझ में आता है
इस ढंग से इसको अनुभव किया जा सकता है। शनै शनै इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सह अस्तित्व मूल वस्तु है समझने का। अध्ययन का मूल वस्तु क्या है? सह अस्तित्व। सह अस्तित्व क्या हुआ? सत्ता में संपर्क प्रकृति। सत्ता में संपर्क प्रकृति क्या हुई? जड़ चैतन्य वस्तु। जड़ चैतन्य क्या हुआ? जड़ प्रकृति वो कहलाया जो खनिज वस्तु और वनस्पति वस्तु को हम स्थावर और जड़ कह रहे हैं, और इसको जीव संसार मानव संसार को हम चल और चर वस्तु और चैतन्य वस्तु कह रहे हैं। ये बात इस प्रकार से अपने को मिली। उसमें से मानव को जीव के संज्ञा में ईश्वरवाद भी क्वालिफाई किया। अभी भौतिकवाद तो किया ही है, आपको पता है, हमको पता है। तो अभी इस मनुष्य जीव है या मनुष्य ही है, इसको पहले पहचानने की बात हमने प्रयत्न किया। उसमें हमको पता चला मानव ज्ञानावस्था के है। ज्ञानावस्था के मूल में क्या पा गए है भाई? पूछा। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता सबके पास है। आज पैसे पैदा हुआ शिशु के पास भी है, कल मरने वाले आदमी के पास भी है। ये कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता सबके पास होने के कारण से सार्वभौम रूप में सभी मनुष्य में होने के आधार पर मनुष्य को ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में हम पहचाना। इसी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के आधार पर हम सह अस्तित्व को समझते हैं। सह अस्तित्व में मनुष्य को समझते हैं। मनुष्य को शरीर और जीवन के रूप में समझ पाते हैं। जीवन ये गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना समझ पाते हैं। परमाणु में ही अनेक अंशों से एक परमाणु गठित होना भी हम समझते हैं। ये सभी बातें आने लगता है। इसका नाम है अध्ययन, समझना। ये भाग है अध्ययन की वस्तु है। ये यदि अध्ययन में आता है, क्या चीज? सत्ता में संपर्क प्रकृति सुनने पर ऐसा लगता है समझ में आ गया। जब उसके अंदर हम चले जाते हैं यौगिक क्रिया में, वो समझने की मुद्दा है। जैसा एक लोहा है, लोहा के बारे में हम सोचने जाते हैं, उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म बना ही रहती है। इन चारों भागों को समझना यह अध्ययन है। उसी प्रकार एक वनस्पति है, बेल वृक्ष है, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना ये अध्ययन है। बेल वृक्ष को आंखों से देखकर उसको चित्र बना देना बेल वृक्ष का समझना ही हुआ। बेल वृक्ष में, बिल्व वृक्ष में उनका फल फूल जड़ मूड सब में क्या गुण है, क्या स्वरूप है, इसको समझना समझदारी है। इस ढंग से हर जड़ चैतन्य वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म को यदि समझते हैं, हम समझदार हुए। इसको कैसे समझा जाए पाए? इतनी तो बहुत बड़ी जटिल बात हो जाएगी। ऐसा भी कुछ प्रश्न बनती है। इसके लिए हमने जो समझा, पहले से एक सिद्धांत दिए हैं, सिंधु बिंदु न्याय। सिंधु बिंदु न्याय का मतलब है बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा है पूछा तो एक बिंदु को परीक्षण करने से हमको समझ में आता है समुद्र का पूरा पानी कैसा है। इस क्रिया का नाम है सिंधु बिंदु न्याय। इस क्रिया से हम पदार्थावस्था को, जैसा लोहा की एक टुकड़ा को हम परीक्षण करने मात्र से लोहा का संसार हमको समझ में आ गया। मट्टी का एक भाग को हम अध्ययन करने से मट्टी संसार का अध्ययन मैंने समझ में आ गया। पत्थर को हम परीक्षण करने से पत्थर संसार का हमको ज्ञान हुआ। मणि का भी ऐसे ही होता है। उसी प्रकार जो वनस्पति संसार में भी एक एक प्रजाति का एक टुकड़ा को अध्ययन करने मात्र से उस पूरे संसार का अध्ययन हो गया। इस ढंग से हम अध्ययन को पूरा कर पाते हैं।